निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो समावेशी शिक्षा की करता है। सभी को समान शिक्षा दी जाए, चाहे वो विकलांग हो या बहरा हो, अंधा हो, कैसा भी हो, लेकिन समान शिक्षा दी जानी चाहिए। ये RTE एक्ट 2009 कहता है। अगला प्रश्न है, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। मुख्य धारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा। बताएं कौन सा ऑप्शन सही लग रहा आप लोगों को? यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। मुख्य धारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, लेकिन समावेशी शिक्षा में होना चाहिए। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को क्या चाहिए बताएं? 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही लग रहा आपको? एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। इसके बाद चौथा ऑप्शन है, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तुलना करना ये नेगेटिव है। इसका आंसर है, यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। अगला प्रश्न, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं तो कब सीखते हैं बताएं? बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। याद करना एक निगेटिविटी दर्शाता है। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों को नकल करें, ये भी एक गलत है। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। नियंत्रित करना भी ये गलत है, लेकिन इसका आंसर है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछना, मतलब क्या करना चाहिए बच्चे जब कक्षा में प्रश्न पूछते हैं? बताएं। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना नहीं। हतोत्साहित का मतलब हो तो रोकना। उसके बाद पूछने की अनुमति नहीं देना, ये भी एक गलत है। पूछने से रोकना, ये भी गलत है। लेकिन बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये RTE एक्ट 2009 वकालत करता है इसको कहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा
सार्थक अधिगम घटित होता है। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। बताएं कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया इसके द्वारा घटित नहीं होता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? इसको मिलाना है तो प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं? शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। पहले का डी। उसके बाद अधिगम सृजनात्मक, अवधान, कमी, अतिक्रियाशील, व्यतिकरण। तो सबसे पहले ये आगे एक पहले का डी आएगा, ये वैसे भी कट गया। इसके बाद अधिगम मूल समाधानों के बारे में आसक्तता, सोच सकता है, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। आसानी से विचलित होने की आदत, अधिगम। पहले का डी, दूसरे का सी, दूसरे का सी, पहले का डी, दूसरे का ए। अधिगम कैसा है? धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। इसके बाद सृजनात्मक, मूल समाधानों के बारे में आसक्तता, सोच सकता है। उसके बाद अवधान, कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम। इसका पहला आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों की गलतियां कैसी होती हैं? बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, तुरंत सुधारना नहीं चाहिए। अधिगम एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि है। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। बताएं मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। अधिगम कैसा है? संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम कैसा है बताएं। 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा सही लग रहा है? जल्दी से कमेंट में डालें। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम
एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है? ऐसा नहीं। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो अधिगम कैसा है? एक सक्रिय एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं? ऐसा नहीं है। उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव महसूस करते हैं? ऐसा भी नहीं है। किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते? ये भी गलत है। सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। अगला प्रश्न, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल दें। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। ये से बेस्ट आंसर इसका और पॉजिटिव आंसर सी है। सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? बताएं किसका उदाहरण है? वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का। अगला प्रश्न, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? विद्यालय, सरकार, मीडिया, परिवार। बताएं कौन सा प्राथमिक समाजीकरण?
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? तो प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम एक परिवार है। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों में भिन्न होती है, वयस्कों से भिन्न होती है। जेंडर क्या है? जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक व्यवस्था है, एक जैविक निर्धारक है। बताएं जेंडर क्या है? बताएं जेंडर क्या है? जेंडर एक सामाजिक संरचना है। कैसी है? एक सामाजिक संरचना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। सामाजिक, शारीरिक व्यक्तित्व आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। संवेगात्मक बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं श्वाप। बताएं कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। अगला प्रश्न है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियों जैसी स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता। इसका सी इसका राइट आंसर है। बुद्धि बहुआयामी है, ये गिलफोर्ड के अनुसार। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? बता किस प्रकार देखेंगे प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम कैसा है? बताएं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम व्यक्तिगत गतिविधि,
एक निष्क्रिय गतिविधि, एक अनुबंधित गतिविधि। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार है एक सामाजिक गतिविधि। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? बताएं कौन सा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुत्क्रमणिकता ये करती है। बच्चों और उनकी अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। ऐसा नहीं है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। सीमित करना ये भी एक नकारात्मक है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए, ये भी गलत। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम। डी इसका राइट आंसर है। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम किसकी ओर होता है? बताएं विकास के बारे में। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम से अपरिष्कृत स्थूल से चालक विकास परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास तक होता है। अगला प्रश्न है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? बताएं उसे क्या कहते हैं? वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल अवस्था की समाप्ति, इसे कहते हैं किशोर अवस्था। क्या कहते हैं? किशोर अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं। पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है, ऐसा भी नहीं। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। अगला प्रश्न, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? बताएं जल्दी से। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? अहम केंद्रित वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, भ्रांति वार्ता,
उसे कहते हैं बालक व्यक्तिगत वार्ता। कौन? लेव वाइगोत्स्की। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या कहलाता है? बताएं, इसे क्या कहते हैं? खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर रूढ़िवादिता। अगला प्रश्न, एक प्रासंगिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें क्या करना चाहिए? बताएं आप लोग, क्या करना चाहिए उन्हें? एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, ये भी गलत है, उन्हें शामिल कर उनका संचय